जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स। ज्योति क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, स्टडी अपनी कंटिन्यू कर रहे होंगे। चलते हैं हमारी आज की मॉर्निंग की क्लास की तरफ। सभी को सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ खास। आज है 30 अगस्त। जी हाँ, आज डेट कौन सी है? 30 अगस्त। इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। आज के दिन क्या है कुछ खास, देन हम अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। बट इससे भी पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक हमें प्रोवाइड करें और इस क्लास को हमारे जितने भी लर्नर्स हैं उन सभी के पास शेयर करें ताकि वो भी हमारे साथ जुड़ के अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं आज के दिन क्या है कुछ का। जैसे हमने बोला आज है 30 अगस्त और 30 अगस्त के बारे में देख लेते हैं कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे तो नेशनल लेवल पर ध्यान दीजिएगा, 30 अगस्त को राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया जाता है। जी हाँ, कौन सा दिवस? राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस। इट मीन्स नेशनल स्मॉल इंडस्ट्री डे के रूप में 30 अगस्त को हमारे भारत में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो इस दिवस को मनाने का उद्देश्य लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों के महत्व को उजागर करना और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देना। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्हेल शार्क एवं लापता विवादों के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट डेज देखे नेशनल एंड इंटरनेशनल लेवल पर। आई होप ये आपको समझ में आए होंगे। अब चलते हैं हमारी क्लास की तरफ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इस पूरे वीक हम कर रहे हैं भोजन एवं पोषण विज्ञान और उसमें हम कवर कर रहे हैं कुपोषण से बचने के उपाय। जो कार्यक्रम चलाए गए हैं सरकार के द्वारा नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर, वो सारी चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने राष्ट्रीय स्तर पर कुपोषण से बचने के लिए भारत सरकार ने क्या क्या कार्यक्रम चला उनको हमने कवर किया। फिर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी देख रहे हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कुपोषण तो ऐसा है नहीं कि भारत की ही समस्या, पूरे विश्व की समस्या है कुपोषण। तो कुपोषण पूरे विश्व की समस्या है, आप सभी जानते हैं। तो इसीलिए हमारे भारत सरकार द्वारा कुपोषण से बचाव के लिए कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए वो हमने जाना। अब हम इंटरनेशनल लेवल पर भी हम पढ़ रहे हैं कि कुपोषण के लिए इंटरनेशनल लेवल पर कौन से कार्यक्रम चलाए गए कुपोषण से बचाव के लिए। तो वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि पोषण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन कौन से चलाए गए हैं। देन चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो ध्यान दीजिएगा, हमने पहला जो देखा कौन कौन से कार्यक्रम हमने देखे, इसके अंतर्गत हमने पढ़ा विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO, यूनिसेफ, निप्सिड, केयर, स्वास्थ्य एवं कृषि संगठन, ये सभी क्या हैं? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जाते हैं पोषण संबंधी कार्यक्रम। जिसमें हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन को बहुत ही डिटेल में पढ़ा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन है क्या, इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, इन सभी के बारे में हमने सदस्यता इसकी जानी है। देन हमने देखा विश्व स्वास्थ्य संगठन की गतिविधियाँ कौन कौन सी हैं, जिसके अंतर्गत हमने विशिष्ट रोगों का निरोध एवं नियंत्रण देखा, पर्यावरणीय स्वास्थ्य के बारे में जाना, मानव शक्ति का विकास एक्सेट्रा। बहुत सारी चीज़ें हमने विश्व स्वास्थ्य संगठन की गतिविधियों के अंतर्गत पढ़ा। फिर साथ ही साथ हमने देखा असंक्रामक रोग, जिसके अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हृदय रोग, कैंसर, आनुवंशिक बीमारियां एवं दंत रोग आते हैं। तो इन सभी के बारे में भी हमने जाना कि जो असंक्रामक यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस हैं कौन कौन से, उनके बारे में भी हमने पढ़ा। जिसमें हमने कैंसर के बारे में जाना कि कैंसर क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमने हमारी प्रीवियस क्लास में डिस्कस की है। डिटेल में इसको जानने के लिए आप जाइए हमारी यस्टरडे इवनिंग की क्लास में, ये सारी चीज़ें हमने चर्चा की है, उसमें आप डिटेल में सबको पढ़ सकते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम पर, यानी कि मेंटल हेल्थ प्रोग्राम क्या है। तो संपूर्ण विश्व में संपूर्ण विश्व में 200 मिलियन, ध्यान दीजिएगा 20 नहीं फ्रेंड्स, 200 मिलियन से भी अधिक व्यक्ति मानसिक रोग यानी कि मेंटल डिजीज से पीड़ित हैं, जिनमें से 40 मिलियन रोगी तो सीजोफ्रेनिया जैसे गंभीर रोग के शिकार हैं। 80 मिलियन व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर यानी कि मेंटली वीक हैं। अतः इन रोगों के निवारण के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा कई महत्वपूर्ण अन्वेषण क्रियाएं किए जा रहे हैं। इन रोगों पर विजय प्राप्त करने के लिए प्रभावी उपाय एवं रणनीति तैयार की जा रही है। बच्चों को 6 जानलेवा बीमारियां जैसे टिटनेस, डिप्थीरिया, कुकर खांसी,
पोलियो, खसरा एवं क्षय रोग। ये क्या है? ये जानलेवा बीमारियां हैं जो बच्चों में होती हैं। से छुटकारा दिलाने हेतु तथा उन्हें स्वस्थ जीवन यापन करने हेतु इस संगठन द्वारा विस्तृत प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनलाइजेशन भी चलाया गया है। कुछ राष्ट्रों ने खसरा, इन्फ्लुएंजा आदि रोगों से 90% तक प्रशिक्षण यानी कि इम्यूनलाइजेशन कर लक्ष्य की प्राप्ति कर ली है। नंबर 2 है पर्यावरणीय स्वास्थ्य यानी कि इन्वायरमेंटल हेल्थ। व्यक्ति के उत्तम स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण का स्वच्छ एवं स्वस्थ रहना आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य का स्वास्थ्य पर्यावरण के स्वास्थ्य से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होता है। अगर पर्यावरण दूषित, कलुषित एवं गंदगी से पूर्ण होगा तो इस पर्यावरण में जीने वाले, सांस लेने वाले, निवास करने वाले व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकेंगे। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO पर्यावरण को स्वच्छ एवं स्वस्थ रखने के लिए विभिन्न राष्ट्रों को स्वयं के कार्यक्रम निर्मित करने के लिए उत्साहित करता है। जलवायु, भोजन, आवास, कार्य करने का वातावरण एवं परिस्थिति विकिरण से रक्षा आदि के प्रति विश्व स्वास्थ्य संगठन विभिन्न कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम बनाता है तथा सहयोग देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने यह संकल्प लिया था कि वह सन 1990 तक विश्व में सबके लिए शुद्ध जल की व्यवस्था यानी कि प्योर वाटर फॉर ऑल की पूर्ति कर सकेगा। शुद्ध जल की पूर्ति हेतु यह संगठन सतत प्रयत्नशील है तथा राष्ट्रीय स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक के कार्यक्रमों को प्रशिक्षण हेतु सहायता प्रदान करता है। पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कार्य कर रहा है। तो देखते हैं पर्यावरण एवं स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या क्या कार्य कर रहा है। इसमें पहला है रासायनिक निरापदता। क्या? रासायनिक निरापदता यानी कि केमिकल सेफ्टी। कीटनाशकों एवं रासायनिक का प्रयोग निरंतर कृषि उपज बढ़ाने हेतु कृषकों द्वारा किया जाता है, परंतु ये रासायनिक खाद एवं कीटनाशक पदार्थ स्वास्थ्य के लिए अत्यंत ही हानिकारक होते हैं। इन रसायनों एवं कीटनाशकों के दुष्परिणाम को जानने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन सूचनाएं, आंकड़े आदि एकत्रित करता है। इनके विषैले प्रभावों के अध्ययन हेतु वर्ष 1980 में राष्ट्रीय निरापदता यानी कि केमिकल सेफ्टी हेतु अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। तो ये तो हमने देखा कि पर्यावरण एवं स्वास्थ्य के लिए जो पहला कार्यक्रम WHO ने चलाया, क्या? केमिकल सेफ्टी यानी कि रासायनिक निरापदता। दूसरा है पुस्तक प्रकाशन, बुक पब्लिकेशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, UNEP, तथा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से श्रृंखला यानी कि सीरीज ऑफ बुक्स प्रकाशित करता है। इन पुस्तकों के माध्यम से अब तक 60 रसायनों के बारे में विस्तृत जानकारी दी जा रही है। नंबर 3 है विकिरण सुरक्षा यानी कि सेफ्टी फ्रॉम रेडिएशन। विश्व स्वास्थ्य संगठन विकिरण से सुरक्षा हेतु मानक यानी कि स्टैंडर्ड तैयार कर रहा है, क्योंकि सूर्य से निकली पराबैंगनी किरणें अब सीधे ही पृथ्वी पर आने लगी हैं, जिससे मानव को ही नहीं बल्कि संपूर्ण जीव जगत को ही खतरा हो गया है। ऐसा वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत में छिद्र होने से हुआ है। अतः यह संगठन अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की सहायता से अनेक अन्वेषण कर रहा है। विकिरण चिकित्सा में भी नई तकनीकों का विकास करने के प्रति भी काफ़ी प्रयत्नशील है। तीसरा है व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रहेंसिव हेल्थ सर्विसेज। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विकास किया जा रहा है। यह संगठन सदस्य राष्ट्रों को स्वास्थ्य सेवाओं से संबंधित परामर्श, सहयोग एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वैसे विकासशील देश जो कि मातृ एवं बाल स्वास्थ्य तथा परिवार नियोजन के कार्यक्रमों को सफल बनाने में एकजुट होकर लगे हुए हैं, उन्हें यह संगठन यूनिसेफ के साथ मिलाकर परामर्श एवं सहयोग देता है। इस संगठन के द्वारा एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी फॉर हेल्थ, जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, ATH भी चलाया जा रहा है। ATH यानी कि एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हेल्थ, जिसका मुख्य उद्देश्य है क्या है, प्रत्येक देश स्वयं
स्वावलंबी बनकर स्वास्थ्य समस्याओं का हल स्वयं कर सकें। पारिवारिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन सन 1970 से ही प्रयत्नशील है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य की रक्षा, मानव संतानोत्पत्ति, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा आदि प्रशाखाएं पारिवारिक स्वास्थ्य की उन्नति के लिए ही बनाई गई हैं। सन 1980 में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कुछ अति आवश्यक एवं महत्वपूर्ण गतिविधियां तय की थी, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि सन 2000 AD तक विश्व के सभी लोगों के लिए स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। नंबर 4 है मानव शक्ति का विकास यानी कि डेवलपमेंट ऑफ मैन पावर। उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति तथा जीवन स्तर को उन्नत बनाने के लिए मानव शक्ति का विकास करना आवश्यक है। इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति के पास रोजगार होना चाहिए, जिससे उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति सुदृढ़ एवं मजबूत बने। जब तक आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं होती है, तब तक व्यक्ति को अच्छे आवास, आहार, पोषण, वस्त्र, औषधियाँ आदि सुलभ नहीं हो पाती हैं। भोजन, वस्त्र, आवास आदि की व्यवस्था के लिए अर्थ यानी कि मनी की आवश्यकता होती है। आर्थिक उन्नति तभी संभव है जब मानव शक्ति का उचित विकास किया जा सके। इसके लिए यह संस्था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर सहयोग कर रहा है। नंबर 5 है जैव चिकित्सीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं का अन्वेषण यानी कि बायोमेडिकल रिसर्च। जैव चिकित्सीय उन्नति के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वयं तो अन्वेषण कर ही रहा है, साथ ही सदस्य राष्ट्रों क्षेत्रों को भी इस अनुसंधान के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित करता है। जैव चिकित्सीय अनुसंधान करने के लिए यह उन राष्ट्रों को वित्तीय सहायता भी पहुंचाता है तथा शोधकर्ताओं यानी कि रिसर्चर्स के लिए सहायता ग्रांट पहुंचाने का कार्य भी करता है। अनुसंधान क्षेत्रों, मेडिकल कॉलेजों को भी विश्व स्वास्थ्य संगठन आर्थिक सहायता प्रदान करता है। मेडिकल कॉलेजों में नए विभाग खोलने में मदद करता है तथा विजिटिंग प्रोफेसर को भेजकर कई नए विभाग जैसे वैशज गुण यानी कि विज्ञान, जिसको हम क्या बोलते हैं फार्मेकोलॉजी, वैशज विज्ञान, फार्मेसी, शिशु रोग विज्ञान, पेडियाट्रिक्स आदि खोलने के लिए भरपूर सहयोग देता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 6 ट्रॉपिकल रोगों जिसमें से सिस्टोमियासिस, मलेरिया, फाइलेरिया, लीशमैनियासिस, ट्राइगोनोमिसिस तथा कुष्ठ रोग से बचाव के लिए इन पर अनुसंधान कर रही है। नंबर 6 है स्वास्थ्य सूचना एवं ज्ञानवर्धन पत्रिकाएं प्रकाशित करना, टू पब्लिश हेल्थ इंफॉर्मेशन एंड लिटरेचर। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य संबंधी सूचनाएं एवं ज्ञानवर्धन पत्रिकाएं प्रकाशित करता है तथा इनके माध्यम से सदस्य राष्ट्रों एवं जन सामान्य के बीच सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करता है। वर्ल्ड हेल्थ फोरम पुस्तकें, बुलेटिन, जर्नल, मैनुअल तथा अन्य शिक्षण सामग्री का प्रकाशन इस संगठन द्वारा किया जाता है। कई भाषाओं में प्रकाशन कार्य किया जाता है, जैसे अरेबियन, चीनी, फ्रेंच, स्पेनिश, अंग्रेजी, रूसी आदि। नंबर 7 है स्वास्थ्य कार्यक्रमों का नियोजन एवं क्रियान्वयन यानी कि प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन ऑफ हेल्थ प्रोग्राम्स। विश्व स्वास्थ्य संगठन स्वास्थ्य कार्यक्रमों के नियोजन एवं क्रियान्वयन में सहयोग एवं सहायता प्रदान करता है। स्वास्थ्य की उन्नति के लिए प्राथमिक चिकित्सा केंद्र खोलने के लिए प्रोत्साहित करता है। अन्य संगठनों जैसे आहार एवं कृषि संगठन यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम क्या कहते हैं शॉर्ट में FAO, के साथ मिलकर आहार की सुरक्षा के लिए मानक यानी कि स्टैंडर्ड्स तैयार करता है, ताकि दूषित एवं सड़े गले भोज्य पदार्थों के सेवन से बचा जा सके। बहुत सारी बीमारियों के फैलने का एक बहुत बड़ा कारण क्या है? दूषित आहार एवं जल का सेवन करना। अतः जब भोज्य पदार्थ तैयार कर लिए जाते हैं तब बिक्री हेतु बाजार में लाने से पूर्व ही इनके निर्धारक मानक यानी कि स्टैंडर्ड्स तैयार कर लिए जाते हैं तथा वे ही निर्धारित मानक वाले भोज्य पदार्थ बाजार में बिक्री योग्य होते हैं। संयुक्त परिवार के विघटन, फैशन की होड़ आदि से सांस्कृतिक परंपराएं दिन प्रतिदिन विलुप्त होती जा रही। इसका प्रत्यक्ष प्रभाव बच्चों पर पड़ता है तथा बाल अपराध यानी कि जुवेनाइल डिलिंक्वेंसी और हिंसा में वृद्धि हो रही है। उपर्युक्त समस्याओं को हल
करने के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन आवश्यक कार्यक्रम बनाता है। अल्कोहल तथा अन्य नशीली पदार्थों की समस्या से मुक्ति हेतु विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं तथा इसके उन्मूलन के लिए उचित रणनीति खोजी जा रही है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनिसेफ से सहयोग कर मातृ एवं शिशु के पोषण हेतु कार्यक्रम चलाता है। माता को शिशु को स्तनपान यानी कि ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आर्थिक व्यवस्था के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन अपने मित्र सदस्यों के ऐच्छिक सहयोग पर निर्भर करता है। भारत ने वर्ष 1970 में WHO को $10,87,290 दिए थे। कितने दिए थे? $10,87,280 दिए थे। अन्य राष्ट्रों ने भी इसे $15,17,351 की राशि प्रदान की थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी भारत को वर्ष 1970 तक 220 स्वास्थ्य कार्यक्रमों के लिए आवश्यक साधन, सहायता एवं सहयोग प्रदान किया था। 20 मेडिकल कॉलेजों हेतु इस संस्था ने विजिटिंग प्रोफेसर भी भेजे, जिन्होंने मेडिकल कॉलेज में नए विभाग वैश्विक विज्ञान, भौतिक विज्ञान, औषधि निर्माण विज्ञान, सामाजिक व अनिवार्य विज्ञान, बाल रोग चिकित्सा आदि खोलने में सहायता प्रदान की। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं फ्रेंड्स। आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा है, एक बार क्विक रिवीजन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हमने देखा विश्व स्वास्थ्य संगठन की प्रमुख गतिविधियां जो हमने पढ़ी थी उनको डिटेल में कवर किया, यानी कि एक्टिविटीज़ ऑफ WHO, विशिष्ट रोगों का निरोध एवं नियंत्रण, पर्यावरणीय स्वास्थ्य, व्यापक स्तर पर स्वास्थ्य सेवाओं का विकास, मानव शक्ति का विकास, जैव चिकित्सीय और स्वास्थ्य सेवाओं का अन्वेषण, स्वास्थ्य सूचना एवं ज्ञानवर्धन पत्रिकाएं प्रकाशित करना, स्वास्थ्य कार्यक्रमों का नियोजन और क्रियान्वयन, इन सभी को डिटेल में यानी कि WHO एक्टिविटीज़ हमने जो है आज कवर किया। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे यूनिसेफ यानी कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में यूनिसेफ, यानी कि यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। इसके बारे में हम जानेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्टाफ मार्क कर लीजिए कि इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड है क्या है, मतलब इसके बारे में बहुत ही डिटेल में हम चर्चा करेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास को यहीं तक करते हैं। क्लास अगर समझ में आई हो तो अपना फीडबैक अवश्य प्रोवाइड कराइएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, एक दूसरे की हेल्प करते रहिए। धन्यवाद।